दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 8 भारत का भौतिक स्वरूप। इस अध्याय में आप भारत के भौतिक विभाजन अर्थात उत्तर के पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग तथा समुद्र तटीय मैदानों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं 6वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 8 भारत का भौतिक स्वरूप। दोस्तों हमारे गांव या शहर की ज़मीन कहीं ऊंची कहीं नीची है, कहीं समतल कहीं टीले आदि रूपों में दिखाई देती है और ये हमारे क्षेत्र का भौतिक स्वरूप है। तो हमारे क्षेत्र का भौतिक स्वरूप क्या है? आप जान लीजिए कि हमारे गांव या शहर की ज़मीन कहीं पर ऊंची कहीं नीची, कहीं समतल कहीं टीले आदि रूपों में दिखाई देती है। ये ही हमारे क्षेत्र का भौतिक स्वरूप है और इसी प्रकार हमारे देश भारत का भौतिक स्वरूप भी विविधतापूर्ण है। कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं हरे भरे मैदान, कहीं पठारी भूमि है तो कहीं मरुस्थली भूमि, कहीं तटीय मैदान है तो कहीं द्वीप समूह। और इन विविधताओं के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। देखिए ये 5 भाग कौन से हैं? तो उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग और समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये भारत का भौतिक विभाजन मुख्य रूप से इन 5 भागों में किया जाता है। तो आइए इन्हें हम भारत के प्राकृतिक मानचित्र पर देख लें। अगले पेज पर हम भारत के प्राकृतिक मानचित्र को देखेंगे। सबसे पहले हम उत्तर के पर्वतीय भाग के बारे में जानेंगे। उत्तर के पर्वतीय भाग में जानने से पहले पर्वतीय भाग को जानने से पहले आइए हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत की जगह एक सागर था, टेथीस सागर। इस विशाल सागर के उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक 2 भूभाग थे। इन दोनों भूभागों में बहने वाली नदियों का पानी टेथीस सागर में गिरता था। पानी के साथ बहकर आया मलबा सागर की तलहटी में परत दर परत जमा होता गया और पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण सागर की तलहटी में जमा हुआ परतदार मलबा मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठता गया, जिससे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ है। यहाँ पर एक प्रयोग दिखाया गया है कि आप एक कागज़ लें, उसके दोनों किनारों को दबाते हुए पास लेते जाएं, तो इस तरह से आप देखेंगे कि बीच में पर्वत की तरह उभार बनता जा रहा है और इसी तरह पृथ्वी के आंतरिक दबाव के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है और इसके प्रमाण भी कई शोधों और खोजों में मिलते हैं। आइए जानते हैं उत्तर के पर्वतीय भाग के बारे में। दोस्तों भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक और पूरब में कम है। इसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय का अर्थ क्या है? तो आप जान लीजिए, हिमालय का अर्थ हिम प्लस आलय यानी बर्फ का घर होता है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। ये कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो इसमें ट्रांस हिमालय, हिमाद्री श्रेणी, हिमाचल श्रेणी और शिवालिक श्रेणी हैं। देखिए ट्रांस हिमालय या हिमालय पार क्षेत्र क्या है? तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है और ट्रांस हिमालय में याद रखिएगा मुख्य रूप से काराकोरम, लद्दाख और कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। यहाँ का सर्वोच्च पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित केटू है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,611 मीटर है। दूसरा हिमाद्री श्रेणी है, तो ये हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। इसे बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व के ऊंचे ऊंचे शिखर हैं और आप जान लीजिए कि संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट भी हिमाद्री श्रेणी में स्थित है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,850 मीटर है।
इस श्रृंखला पर अनेक हिमनद हैं जिससे कई नदियां निकलती हैं। तीसरी श्रेणी जो है वो हिमाचल श्रेणी है और ये हिमाचल श्रेणी हिमाद्री श्रृंखला के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इस श्रृंखला में श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग जैसे अनेक आकर्षक और रमणीय पर्यटक स्थल हैं और पश्चिम में हिमाद्री और हिमाचल श्रृंखला के बीच कश्मीर की रमणीक घाटी बन गई है और यहाँ की डल झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। चौथा जो हिमाचल का जो विभाजन है हिमालय का वो है शिवालिक श्रेणी। यह हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इसे उप हिमालय कहते हैं। यह कम ऊंचाई की श्रृंखला है और इस पर घने वन पाए जाते हैं। दोस्तों, हिमालय पर्वत से हमें क्या क्या लाभ हैं ये जान लेना जरूरी है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब दिशा तक एक पहरेदार के रूप में है और ये बाह्य आक्रमण से भारत की सुरक्षा करता है। ये उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर हमारी जलवायु को शुष्क और ठंडी होने से बचाता है। साथ ही दक्षिणी मानसून के समय आने वाली मानसूनी हवाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है जिससे कि वर्षा होती है। और विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हिमालय पर्वत से हमें अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं और हिमालय पर्वत पर अनेक रमणीक स्थल हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देकर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो यहाँ मैप में आइए देख लेते हैं जो उत्तर का पर्वतीय भाग है। इसमें आप देखिए, एक तो ट्रांस हिमालय है, वो हिमालय के उत्तर में ये ट्रांस हिमालय, हिमाद्री श्रेणी, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ये देखिए समानांतर श्रेणियों के रूप में दर्शाया गया है। अब आइए जानते हैं दोस्तों उत्तर के पर्वतीय भाग के बाद उत्तर का मैदानी भाग। तो देखिए, भाबर और तराई सबसे पहले जान लेते हैं। इसमें हम दोस्तों हिमालय से उतरकर मैदान की ओर आने वाली जो नदियां हैं वो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, कंकड़, पत्थर और अन्य अवसाद बहाकर लाती हैं। नदी के द्वारा शिवालिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इन अवसादों का निक्षेप किया जाता है। इसे भाबर कहते हैं। यहाँ नदियाँ पत्थरों और अन्य अवसादों के बीच विलुप्त हो जाती हैं। आगे ये नदियाँ पुनः धरातल पर दिखाई देती हैं और भाबर के सहारे एक नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। इसे तराई कहते हैं। भाबर और तराई क्षेत्र में जैव विविधता युक्त विस्तृत वन पाए जाते हैं और दुधवा नेशनल पार्क, जो उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसी क्षेत्र में स्थित है। भाबर एवं तराई का क्षेत्र आगे जाकर भारत के विशाल मैदान में मिल जाता है। दोस्तों, हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदानी भाग स्थित है और ये विश्व का सबसे समतल विस्तृत समतल मैदान है जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। और आप जान लीजिए कि ये अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों क्या होती है, तो नदियों के द्वारा लाई गई महीन उपजाऊ मिट्टी होती है। जो मैदान है उत्तर का मैदान, इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है और ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। और हम नदी तंत्र के आधार पर इस मैदानी भाग को 3 हिस्सों में बांटते हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र क्या होता है, तो दोस्तों किसी नदी और उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सहायक नदी क्या है, तो एक नदी जो किसी मुख्य नदी में आकर मिलती है और अपने जल का मुख्य नदी में विसर्जन करती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। तो आपने जान लिया कि 3 जो हमारा मैदानी भाग है वो 3 नदी तंत्रों द्वारा बना हुआ है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र आइए जानते हैं। दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु और सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास और रावी। और ये नदी तंत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैला हुआ है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। मैदानी भाग में योगदान देने वाला दूसरा महत्वपूर्ण गंगा नदी तंत्र है। इसकी मुख्य नदी गंगा और सहायक नदियों में यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी आदि हैं और ये नदी तंत्र उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैला है। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद है।
इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये भी महत्वपूर्ण है। इसकी मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों में लोहित, दिबांग, तिस्ता ये नदियां हैं और यह नदी तंत्र अरुणाचल प्रदेश और असम में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से होता है। दोस्तों, उत्तर के मैदानी भाग का भारत के लिए क्या महत्व है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने जो मैदान हैं वो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। इससे यहाँ कृषि और पशुपालन आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। दूसरी बात ये कि भूमि के समतल होने से यहाँ सड़क और रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से हुआ है और नदियों का क्षेत्र होने के कारण उनसे नहरें निकालकर सिंचाई और जल परिवहन का विकास किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए कि आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसे चीन में सांगपो, बांग्लादेश में मेघना या जमुना नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण विभाजन आइए जान लेते हैं, ये है थार का मरुस्थल। दोस्तों, भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल स्थित है जिसे थार मरुस्थल या भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है इसको। और दोस्तों, मरुस्थल भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है और ये शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। इसी कारण यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। यहाँ की मुख्य नदी लूनी है और यहाँ पाई जाने वाले खारे पानी की झील सांभर से नमक का उत्पादन किया जाता है। चौथा विभाजन दक्षिण का पठारी भाग है। तो दोस्तों देखिए, उत्तर के विशाल मैदान और तटीय मैदानों के बीच दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। ये पठार प्राचीन कठोर रवेदार चट्टानों से मिलकर बना है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है और इस क्षेत्र में कई पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां हैं। यह पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तथा दक्षिण में पूर्वी और पश्चिमी घाटों से घिरा हुआ है। दक्षिण के मैदान को हम कई उप विभागों में बांट सकते हैं। इनमें मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार और दक्कन का पठार है। दोस्तों, पठार किसे कहते हैं? तो धरातल का वह भाग जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग सपाट होता है, ढाल सामान्य हो और किनारों का ढाल तीव्र हो, उसे पठार कहते हैं। तो आइए जो पठार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एक तो मालवा का पठार है। दक्षिण के पठार के पश्चिमी भाग में मालवा का पठार है। ये उत्तर की ओर ढालदार है और अंततः उत्तर के मैदानी भाग में मिल जाता है। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियों जैसे चंबल, बेतवा आदि का ये उद्गम स्थल इसी पठार पर है। छोटा नागपुर पठार तो दक्षिण के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में छोटा नागपुर पठार है और ये क्षेत्र लोहा और कोयला जैसे खनिजों से समृद्ध है। तीसरा महत्वपूर्ण दक्कन का पठार है। ये आप जान लीजिए कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में दक्कन का पठार है। इसका ढाल पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है और यहाँ पर पूरब की ओर बहने वाली अनेक नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं, जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं। लेकिन दो नदियां, नर्मदा और तापी नदियां का बहाव पश्चिम की ओर है और ये अपने जल का विसर्जन अरब सागर में करती हैं। दोस्तों, पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हैं। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री कहा जाता है, इसका विस्तार एक समान है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में कटा छटा हुआ है। दोस्तों, भारत के पठारी भाग का क्या महत्व है, ये जान लीजिए। तो दक्षिण के पठार की प्राचीनतम शैलों में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। खनिजों के उत्खनन की दृष्टि से पठारी भाग महत्वपूर्ण है। तीव्र ढालयुक्त होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार में जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना सहज संभव है और इस पठार में सागौन, चंदन और अन्य बहुमूल्य वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ के पर्वत दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर पश्चिमी तट पर वर्षा करने में सहायक होते हैं। तो ये सब पठारों के प्रमुख योगदान और महत्व हैं। अब आइए भारत के विभाजन का जो पांचवा विभाजन है, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इसके बारे में जान लेते हैं।
तो दोस्तों पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूरब में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान संकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पश्चिमी तटीय मैदान में कोई बड़ी नदी नहीं है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती हैं। और पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य झीलों में चिल्का, कोलेरू और पुलिकट हैं। आइए जानते हैं डेल्टा क्या होता है। दोस्तों समुद्र में मिलने से पहले धरातल के कम ढाल और नदी के वेग में कमी के कारण नदी का जल कई शाखाओं में बंटकर बहने लगता है। ये त्रिभुजाकार भूभाग ही डेल्टा कहलाता है। और आप जान लीजिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों ये देखिए, तटीय मैदानों के अलावा भारत के 2 द्वीप समूह हैं। एक द्वीप समूह लक्षद्वीप है और दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। ये मूंगे यानी कोरल से बने हैं और इस द्वीप समूह में अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और इस द्वीप समूह के द्वीप अपेक्षाकृत बड़े हैं। तटीय मैदान और द्वीप समूह से क्या लाभ है? तो पूर्वी तटीय मैदान बहुत उपजाऊ हैं, जहां धान या चावल की अच्छी उपज होती है। पश्चिमी तटीय मैदान में मसाले, नारियल और रबर की खेती की जाती है। और भारत के व्यापार, पर्यटन और सुरक्षा की दृष्टि से जो द्वीप समूह हैं उसका विशेष महत्व है। अब आइए दोस्तों इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तर के मैदानी भाग की विशेषताएं लिखिए और आपका निवास भारत के किस प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों उत्तर का मैदानी भाग दुनिया का सबसे विस्तृत समतल मैदान है, जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। ये मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। और हमारा निवास जो है पूछा गया है, तो ये गंगा नदी तंत्र में जो है आता है। पर्वत और पठार में क्या अंतर है? तो पर्वत क्या होता है और पठार क्या होता है? दोस्तों पठार धरातल का वह भाग होता है जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊपर होता है, जिसका ऊपरी भाग सपाट यानी समतल और ढाल सामान्य हो तथा किनारों का ढाल तीव्र होता है, इसे पठार कहते हैं। पर्वत धरातल का वह भाग है जो आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा हो, जिसका आधार बहुत चौड़ा और शिखर नुकीला हो, पर्वत कहलाता है। पठार और मैदानी भाग में अंतर बताइए। तो धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। इनका ढाल एकदम न्यून होता है और ऐसे क्षेत्र में नदियों का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। समुद्र तट से इनकी ऊंचाई 200 मीटर की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है, पठार कहलाता है। सागर तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर तक होती है। आइए द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर है इसको जान लेते हैं। द्वीप और प्रायद्वीप में दोस्तों द्वीप जल के बीच स्थित स्थल भाग को कहा जाता है और ये चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ कोई प्रदेश या भूभाग होता है, जबकि प्रायद्वीप भूमि का वह हिस्सा है जिसके 3 तरफ जल और एक तरफ स्थल होता है। जैसे भारत का श्रीहरिकोटा एक द्वीप है, जबकि कोलाबा एक प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न है मरुस्थली क्षेत्र में वनस्पति कम क्यों पाई जाती है? तो मरुस्थली क्षेत्र सूखा, गर्म और रेतीला होता है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर के पर्वतीय भाग का योगदान क्या है? तो आप जान लीजिए, पर्वतीय भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भाग में अनेक रमणीक स्थल हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। साथ ही यहाँ से इमारती लकड़ियाँ और जंगली जड़ी बूटियाँ प्राप्त की जाती हैं। अब आइए अगला प्रश्न, सत्य और असत्य लिखना है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, सही है। मसूरी, कुल्लू, दार्जिलिंग आदि पर्यटक स्थल शिवालिक श्रेणी में स्थित हैं, तो ये सही नहीं है। ये शिवालिक श्रेणी में स्थित नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग ये हिमाचल श्रेणी में स्थित हैं।
उत्तर के मैदानी भाग का ढाल पूरब से पश्चिम की ओर है, तो ये असत्य है क्योंकि उत्तर के मैदानी भाग का ढाल जो है वो आप देख सकते हैं। उत्तर का जो मैदानी भाग है इसका ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ है, पूरब से पश्चिम की तरफ नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो पूरब की ओर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम सुंदरवन है, तो बिल्कुल सही है। और लक्षद्वीप मूंगे से बना द्वीप है, तो ये भी सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर देखिए, हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला को शिवालिक श्रेणी या उप हिमालय कहते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये गंगोत्री है। थार के मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है? तो ये लूनी नदी है। चंबल और बेतवा नदियाँ किसकी सहायक हैं? तो ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं और यमुना गंगा की सहायक नदी है। भारत के दो द्वीप समूह कौन कौन से हैं? ये लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह भारत के 2 द्वीप समूह हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यूपी बोर्ड के 6वीं कक्षा के भूगोल, पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 8, भारत का भौतिक स्वरूप। इस अध्याय में हमने भारत के भौतिक स्वरूप के विभाजन, जैसे उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग और समुद्र तटीय मैदानों के बारे में जो विशिष्ट तथ्य और जानकारी हो सकती है उसको कवर किया। और अंत में अभ्यास प्रश्नों को हमने सॉल्व किया, जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और दोस्तों, यूपी बोर्ड की ये पुस्तकें भूगोल को बहुत ही आसान और अच्छे ढंग से समझने के दृष्टिकोण से लिखी गई हैं, तो आप इसको पढ़िएगा और जो भी कन्फ्यूजन है आपका यहाँ से काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में और 6वीं कक्षा के लेवल से इसमें इस चैप्टर को समझाया गया है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।